बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इनका जो यूनिफाइंग फीचर है दैट इज द ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा आर यूकैरियोट्स। इसमें अभी हम जब आगे चलकर इसके डिफरेंट ग्रुप्स को पढ़ेंगे तो आप ये देखिएगा इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और ओनली फीचर जो तमाम ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कॉमन है दैट इज देयर यूकैरियोटिक सेल। इसके अलावा ज़्यादातर किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर प्राइमरीली इक्वेटिक, बट आपको कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल की भी मिल रही होंगी। किंगडम प्रोटिस्टा इज डिफाइंड बाय एक्सक्लूजन, यानी ये एक ऐसा किंगडम है जिसको हम ट्रैश कैन के साथ रिजेंबलेंस देते हैं। एक्चुअली जब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया 5 किंगडम सिस्टम के तहत तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो यूकैरियोटिक किंगडम्स में कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं हो रहे थे। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एनिमल लाइक हैं, वो किंगडम एनिमिलिया में एडजस्ट नहीं हो रहे थे। इसी तरह बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, हम एग्जांपल उनकी आगे पढ़ेंगे जाकर, एल्गी और यूग्लिना वगैरह, वो किंगडम प्लांटी में एडजस्ट नहीं हो रहे थे। एंड सिमिलरली सम ऑर्गेनिजम्स दे आर अनफिट इन किंगडम फंजाई। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स को हमने उन 3 यूकैरियोटिक किंगडम से अलहदा किया और एक ट्रैश कैन के तौर पे हमने यूज किया किंगडम प्रोटिस्टा को, और इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को हमने इस ट्रैश कैन के अंदर प्लेस कर दिया। सो इस किंगडम को हम कहते हैं कि दिस इज अ किंगडम बाय एक्सक्लूजन। यहाँ पे आप देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट जो हैं वो सिंगल फॉर्म में रह रहे होते हैं, लेकिन कुछ ग्रुप्स जैसे हम एल्गी की तरफ जाएंगे दे आर कॉलोनियल और सम टाइम दे फॉर्म अ मल्टी सेलुलर मैस। लेकिन इस मल्टी सेलुलरिटी के अंदर आपको उनकी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशंस और प्रॉपर जो सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, यानी टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। दे मे हैव अ थैलस लाइक बॉडी और अनडिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन इन देयर बॉडी। तो मल्टी सेलुलर तो हैं लेकिन ट्रू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। इसी तरह प्रोटिस्ट जो हैं इनका अदर यूकैरियोटिक किंगडम्स के साथ ये डिफरेंस है कि ये किसी ब्लास्टुला या एम्ब्रियो से डेवलप नहीं करते। जैसे आप लोगों ने एनिमल्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि इनमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, मोरूला बनता है, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला वगैरह। प्रोटिस्ट के अंदर ऐसी कोई स्टेज आपको नजर नहीं आ रही होगी। 27 फाइला रखे गए प्रोटिस्ट में। चूंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी और वैरायटी है तो उन ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करने के लिए 27 फाइलम जो हैं वो प्रपोज किए गए अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट 5 किंगडम सिस्टम। किंगडम प्रोटिस्टा की एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम इनको कह रहे होते हैं कि दिस इज द फर्स्ट यूकैरियोट टू बी इवॉल्व्ड। अगर दुनिया पे हम बात करें तो जैसे हम एवोल्यूशन की सीक्वेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आए, बैक्टीरिया वगैरह थे। उनकी एवोल्यूशन से जो पहला यूकैरियोट बना होगा दैट मस्ट बी अ प्रोटिस्ट, और दैट मस्ट बिलोंग टू सम कैटेगरी, सम ग्रुप ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा। इसी तरह बेटा इन किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पे जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ डाइवर्सिटी है, 27 फाइलम है। चूंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, तो एवोल्यूशन के हवाले से हम कह रहे होते हैं कि दे हैव अ पोलीफाइलेटिक लीनेज। पोलीफाइलेटिक लीनेज का मतलब है कि इनका कोई सिंगल कॉमन एंसेस्टर नहीं है। दे हैव बीन डेवलप्ड, दे हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर्स। ठीक है, तो ये टर्म हम यूज कर रहे होते हैं कि पॉलीफाइलेटिक लीनेज का मतलब है कि इनके डिफरेंट एंसेस्टर्स हैं जहां से ये किंगडम बना है। हम इनको किसी सिंगल कॉमन एंसेस्टर के साथ रिलेट नहीं कर सकते। ये भी ऑब्वियसली इसकी डाइवर्सिटी को शो करवा रहा है कि दिस किंगडम इज अ वेरी डाइवर्स किंगडम। इसमें बेटा इसके जो है वो हमारे पास 3 मेजर ग्रुप्स हैं, दैट इज द प्रोटोजोआ, एल्गी एंड स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड। प्रोटोजोआ वो प्रोटिस्ट हैं विच आर एनिमल लाइक। हम प्रोटोजोआ को कह रहे होते हैं दे आर द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। इसका मतलब है ये एनिमल से रिजेंबल तो करते हैं बट दे आर नॉट एनिमल। इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे थे जिसकी वजह से हम इनको किंगडम एनिमिलिया में नहीं क्लासीफाई कर पाए और अल्टीमेटली हमें इन ऑर्गेनिजम्स को ट्रैश कैन में डालना पड़ा, किंगडम बाय एक्सक्लूजन, यानी किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस करना पड़ा।
तो these are the protozoans, animal like protist. सेकेंड ग्रुप हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे एल्जी को. दीज आर कॉल्ड द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट. फिर वही बात, दे आर द एक्सक्लूसिव ऑर्गेनिज्म जिनको हम किंगडम प्लांटी में प्लेस नहीं कर पाए ड्यू टू सम डिफरेंसेस विद प्लांट्स, तो लिहाजा हमने इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा, लेकिन हमने इनको नाम दिया कि दे आर एल्जी एंड दे आर प्लांट लाइक. एंड द थर्ड ग्रुप इज द स्लाइम एंड वाटर मोल्ड्स. दे आर द फंजाई लाइक प्रोटिस्ट. ये फंजाई के साथ रिजेंबल करते हैं लेकिन फंजाई नहीं है, इस वजह से हमने इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा. अब हम वन बाय वन तमाम मेजर ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टुवर्ड द प्रोटोजोआ विच आर द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. दे आर यूनिसेलुलर. अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा यानी कि एक कंट्रास्टिंग फीचर आ जाता है इनका एनिमल्स से. आप याद रखिएगा, एनिमल मस्ट बी अ मल्टी सेलुलर. हम आगे चलकर पढ़ेंगे जब हम किंगडम एनिमिलिया को डिस्कस कर रहे होंगे कि किंगडम एनिमिलिया में होने के लिए बेसिक शर्त ये है कि वो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हो. अब प्रोटोजोआ सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं, सो दिस इज द वन ऑफ द रीजन कि हम प्रोटोजोन्स को किंगडम एनिमिलिया में क्लासिफाई नहीं कर पाए और हमने इनको जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस किया. Secondly, they get their food by the process of endocytosis. Endocytosis आप लोग पढ़ चुके हैं, the bulk transport mechanism है. सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन के जरिए इन्होंने एक्टिवली फूड को एंडोसाइटोज करना होता है. You can say this is an ingestive mode of nutrition. It is just like animals. Animal भी ingestive heterotroph हैं, ये भी ingestive heterotroph हैं, लेकिन इनका ingestion का जो method है that is endocytosis. They are mostly aquatic, some are parasites. हम इनके आगे एग्जांपल्स को जाके देख रहे होंगे. पैरासिटिक प्रोटोजोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स. मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ह्यूमन के अंदर डिजीजेस कॉज कर रहे होते हैं. हम इसकी आप डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर इनकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जस्ट लाइक ट्राइपेनोसोमा और प्लाज्मोडियम. They can reproduce by sexual and asexual method. Obviously इनमें दोनों काइंड की रिप्रोडक्शन आपको मिलेगी. और sometime they form resistant cyst ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अपने सेल के गिर्द रेजिस्टेंट सिस्ट बनाते हुए अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव करवा लेते हैं. इसके अलावा इसमें इनके सेल्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे जस्ट लाइक अ यूकैरियोटिक सेल. इनके अंदर भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होंगे और उसमें जैसे हमारे पास वैक्यूल्स हैं. मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोन्स हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो इनके अंदर वाटर के फ्लो को, वाटर की क्वांटिटी को मैनेज कर रहा होता है. एंड द फूड वैक्यूल विच इज ऑब्वियसली फॉर्म्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस. जब ये किसी फूड पार्टिकल को एंगल्फ कर रहे होंगे तो इनके अंदर जो इनके साइटोप्लाज्म के अंदर जो वैक्यूल बनेगा दैट इज कॉल्ड अ फूड वैक्यूल. सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल protozoans animal like protists. So now let's move toward the classification of protozoans. हमने प्रोटोजोआ को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है. हम उन ग्रुप्स को कंपैरिजन में डिस्कस कर लेंगे और जो इसमें ह्यूमन से रिलेटेड या मेडिकली जो इंपॉर्टेंट प्रोटोजोन्स हैं उनको हम जरा डिटेल से डिस्कस कर रहे होंगे. आप देखिएगा इसमें फर्स्ट ग्रुप जो है दैट इज द अमीबा. They are unicellular with no definite shape. All of you know very well कि अमीबा जो है उसमें सूडोपोडिया बन रहे होते हैं और ये सूडोपोडिया या फॉल्स फीट के जरिए जो है वो मूव कर रहा होता है. जस्ट लाइक दिस वन, तो ये इस तरह से एक सूडोपोडिया देगा और इसका साइटोप्लाज्म जो है वो सूडोपोडिया के अंदर फ्लो करेगा और इससे वो एक अपनी लोकेशन को चेंज कर रहा होगा. सिमिलरली द amoeba can be found in fresh water, marine as well as the moist soil. They are free living and parasite. अमीबा दोनों तरह के होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं और अपने होस्ट पर डिपेंड कर रहे होते हैं. फ्री लिविंग में हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जायंट अमीबा की विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू. देज आर द मोस्ट प्रिमिटिव यूकैरियोट्स. शायद सबसे पहले बनने वाले यूकैरियोट होंगे. हैविंग मल्टीपल न्यूक्लियाई, no other membrane bounded organelle and they obtain energy from methanogenic bacteria. यानी कि ये एक आपको कनेक्टिंग लिंक के तौर पे नजर आ रहे होंगे कि जिनके अंदर न्यूक्लियस तो बन चुका है लेकिन अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं बने. सो इज जस्ट अ लिंक बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज इवॉल्विंग टू बिकम अ यूकैरियोटिक सेल. Naegleria fowleri, this is a very important example of the parasitic amoeba.
ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ईटिंग अमीबा। और ये ह्यूमन के अंदर जो है वो प्राइमरी अमीबिक मेनिंजो एनसेफेलाइटिस, दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज, जो हमारे ब्रेन के गिर्द मेनिंजीज हैं, ये वहाँ पर जाकर इन्फेक्शन कॉज करेगा और उन मेनिंजीज की इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा होगा। सो ये जो है ये ब्रेन ईटिंग अमीबा कहलाता है एंड वेरी डेंजरस पैरासाइट ऑफ ह्यूमन। इसी तरह एन अदर एग्जाम्पल ऑफ अ पैरासिटिक अमीबा इज द एंट अमेबा हिस्टोलिटिका, जो कि अमेबिक डाइसेंट्री कॉज करवा रहा होता है, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन कॉज करवाता है और काइंड ऑफ डायरिया जो है ये करवा रहा होता है। और जाइंट अमीबा जो है पेलोमाइक्सा पेलेस्ट्रस है, दिस इज अ फ्री लिविंग अमीबा। अब अगर हम इसके नेक्स्ट ग्रुप की तरफ मूव करते हैं, प्रोटोजोन्स के, दोज आर द जू फ्लैजिलेट्स। आपको इनके नाम से जाहिर है कि दे आर द फ्लैजिलेट्स, इनमें फ्लैजेला होंगे और ये फ्लैजेला के जरिए मूव कर रहे होंगे। सो दे आर यूनिसेलुलर, some of them are colonial, spherical or elongated with single nucleus, and they have one or more flagella at the anterior end of body। तो यहीं से इनका नाम जो है वो जू फ्लैजिलेट रखा गया। दे आर सेसाइल मेरीन एंड फ्रेश वाटर। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट जहन में क्वेश्चन आता है कि दे आर सेसाइल, ये मूव नहीं करते, सो व्हाई दे हैव द फ्लैजेला। इनके अंदर आपको फ्लैजेला भी मिल रहे हैं, हालांकि फ्लैजेला का काम तो मूवमेंट होता है, लेकिन अभी हम जब एग्जाम्पल को पढ़ रहे होंगे इसकी, सो वी विल डिस्कस कि जैसे क्वेनोफ्लैजिलेट है इसकी एग्जाम्पल, दिस इज द फ्री लिविंग जू फ्लैजिलेट, बट दे आर सेसाइल, ये मूव नहीं करते हालांकि इनके पास फ्लैजेला होता है। इनका फ्लैजेला एक्चुअली वाटर के अंदर वाटर करंट्स को मेंटेन करता है, यानी अगर ये किसी सरफेस के साथ अटैच हैं तो इनका फ्लैजेला वाटर को अपनी तरफ जो है वो पुल कर रहा होगा ताकि ये उस वाटर में से अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकें और उसके अंदर अपने वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट कर सकें। सो दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ फ्लैजेला इन जू फ्लैजिलेट, टू सेट द वाटर करंट्स। इसी तरह इनमें आपको दोनों एग्जांपल मिल रही होंगी। दे आर फ्री लिविंग, आपके पास मैंने एग्जांपल डिस्कस कर ली क्वेनोफ्लैजिलेट्स की, वाटर के अंदर है, फ्री लिविंग है, और दे मे बी द पैरासाइट और सिम्बायोट्स। अब इसमें तीनों आपको एग्जांपल मिल रही हैं। इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज द इंजेस्शन ऑफ लिविंग और डेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यहाँ पे बेटा की बात याद रखिएगा, ये डेड ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट करते हैं, डिकम्पोज नहीं करते। ठीक है, सो दे आर नॉट डिकम्पोजर। अ प्रोटोजोआ कैन नॉट बी अ डिकम्पोजर। ठीक है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को खा लेंगे लेकिन उसको डिकम्पोज नहीं कर रहे होंगे। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंजेस्टिव मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफ एंड डिकम्पोजर्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम डिकम्पोजिंग मैटर, जो ऑलरेडी मैटर डिकम्पोज हो रहा है वहां से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। इनमें जो हमारे पास एग्जांपल है सिम्बायोटिक जू फ्लैजिलेट की, दोज आर द ट्राइकोनिम्स एंड दे आर लिविंग इन द गट ऑफ टर्माइट। अब ये टर्माइट के गट में रह रहे होते हैं और टर्माइट आपको पता है जो दीमक है ये लकड़ी को खाते हैं, तो उनके गट में रहते हुए ये ऐसे एंजाइम पैदा करते हैं जो लकड़ी को, वुड को डाइजेस्ट कर पाएं। तो टर्माइट इनको रहने के लिए हैबिटेट दे रहा है, फूड दे रहा है, और ये इन रिटर्न ट्राइकोनिम्फ जो हैं, दीज आर द जू फ्लैजिलेट, ये इन रिटर्न टर्माइट में वुड डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहे हैं। सो बोथ आर हेल्पिंग ईच अदर, और इस लॉन्ग टर्म रिलेशन को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। पैरासाइट में एग्जांपल आ जाती है ट्राइपेनोसोमा की। इट इज अ ह्यूमन पैरासाइट विच इज कैरिड बाय अ वेक्टर कॉल्ड सिट्सी फ्लाई, या इसको हम जीजी फ्लाई भी कहते हैं। ठीक है, ये सिट्सी फ्लाई, इसका जो वेक्टर है जो इसको कैरी करता है, ये मोस्ट कॉमन वेक्टर है इन अफ्रीका। ये अफ्रीका में ज़्यादा पाई जाती है ये फ्लाई, जिसकी वजह से इस ट्राइपेनोसोमा की ट्रांसमिशन उस अफ्रीकन इन्वायरमेंट में ज़्यादा फ्रीक्वेंट आपको नज़र आती है, एंड दिस मे कॉज द अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, ये जो ट्राइपेनोसोमा है ये नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, और नर्वस सिस्टम को पर अटैक करने के बाद ये कुछ ऐसी सिम्टम्स ह्यूमन के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। लेथार्जी डेवलप होना शुरू हो जाती है, फटीग बहुत ज़्यादा हो जाती है उसमें, और उसमें जो है वो डे टाइम उसमें जो है वो ज़्यादा स्लीप आती है, जबकि रात को वो नहीं सो सकता। तो इन तमाम सिम्टम्स को देखते हुए इस डिजीज़ को नाम दिया गया अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का। और the third type or mode of living of the zoo flagellate is they are free living
एग्जाम्पल इज क्वेनोफ्लैजिलेट, दे आर सेसाइल। इसमें हम बात कर रहे थे तो फ्री लिविंग की जो एग्जांपल है क्वेनोफ्लैजिलेट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। आप देखें कि जब हम किंगडम एनिमिलिया पढ़ते हैं तो उसका जो पहला फाइलम है स्पोंजेस, उन स्पोंजेस की जो बॉडी वॉल है उसमें जो लेयर है दैट इज कॉल्ड क्वेनोडर्म, और उसके अंदर भी आपको क्वेनोफ्लैजिलेट सेल्स जो हैं वो मिल रहे होते हैं, क्वेनोसाइट्स मिल रहे होते हैं जिनमें फ्लैजेला होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो यूनिसेलुलर जू फ्लैजिलेट है, क्वेनोफ्लैजिलेट्स, और ये सेसाइल हैं, ठीक है, इन्होंने मिलकर, यानी जब ये किसी कॉलोनियल फॉर्म में रहना शुरू करेंगे और इन्होंने कोई कॉलोनी बनाई होगी और उस कॉलोनी की एवोल्यूशन होते होते शायद उनसे स्पॉन्जेस बन गई हों, किंगडम एनिमिलिया का एक एनिमल बन गया हो। सो दे आर द कनेक्टिंग लिंक, ये एवोल्यूशन में कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन अ प्रोकैरियोट्स एंड अ एनिमल, और इन अदर केस जब हम एलजी पे जाएंगे तो विद द प्लांट्स। दिस इज अ गुड एग्जांपल। इसमें हम ट्राइपैनोसोमा को डिस्कस कर चुके हैं, ह्यूमन पैरासाइट है। यूग्लिना फ्री लिविंग जू फ्लैजिलेट है। ट्राइकोनिम्फ्स जो हैं वो सिम्बायोटिक फ्लैजिलेट्स हैं। अब इसमें नेक्स्ट ग्रुप की तरफ मूव करते हैं ऑफ द प्रोटोजोन्स। इनके अदर ग्रुप्स में आपको एक्टिनोपोड्स मिलेंगे, दे आर यूनिसेलुलर and their mode of locomotion is again by pseudopodia. Their habitat is marine water and इनके जो हैं वो shells सिलिका के बने होते हैं, बड़े ब्यूटीफुल किस्म के इनके शेल्स होते हैं, उनके अंदर सिलिका डिपॉजिट होता है। इसमें एग्जांपल रेडियोलारियंस की है जिसके ग्लासी शेल होते हैं और एक अट्रैक्टिव पैटर्न के अंदर हमें नज़र आ रहे होते हैं ये एनिमल्स, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स। सिमिलरली अगर हम फोरामिनिफरेंस की बात करें, द अदर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स, दे आर आल्सो यूनिसेलुलर, they move by pseudopods and they live in a marine habitat. इनके जो tests हैं, obviously the shells, the coverings, they are composed of calcium. So they are the source of chalk in the marine environment. कैल्शियम कार्बोनेट जब डिपॉजिट होता है तो हमें चाक मिल रहा होता है, ये उसका सोर्स है। यानी जब फोरामिनिफरेंस की डेथ हो जाएगी तो इनके शेल्स जो हैं वो तह में, समंदर की तह में डिपॉजिट हो जाएंगे और वहां पर ये चाक में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इनके टेस्ट के अंदर पोर्स होते हैं जिनमें से साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बाहर की तरफ आ रही होती हैं। उन प्रोजेक्शंस असल में, जैसे ये एनिमल है इसके ऊपर यहाँ पे शेल है और उसके ऊपर पोर्स हैं, अब वहां पे इनसी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस जस्ट लाइक सूडोपोडिया वो बाहर आती हैं और वो अपने प्रे को, स्मॉल फूड पार्टिकल्स, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जू प्लैंक्टन्स हैं, उनको ये एंटेंगल करते हैं और फिर इस तरह से ये उनको एंगल्फ करते हैं। ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एग्जांपल इज द फोरेम्स। Apicomplexans, they are unicellular and they do not have a mode of locomotion. इनके अंदर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनल नहीं है लोकोमोशन के लिए, फ्लेक्सिंग के जरिए मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक बड़ा अच्छा एमसीक्यू बनता है, ठीक है, अगर आपसे वो एक ऐसा मोड ऑफ लोकोमोशन पूछे तो आप याद रखिएगा प्रोटोजोन्स में जू फ्लैजिलेट्स, उनके नाम से नजर आ रहा है, दे हैव फ्लैजेला। इसी तरह लास्ट ग्रुप होगा सीलिएट, इनके नाम से नजर आ रहा है कि दे हैव द सीलिया फॉर द पर्पस ऑफ लोकोमोशन। इसके अलावा तमाम के अंदर आपको सूडोपोडिया नजर आएगा। ऑल अदर ग्रुप्स हैव सूडोपोडिया एक्सेप्ट एपिकॉम्प्लेक्सेंस। एपिकॉम्प्लेक्सेंस के अंदर हमें कोई भी स्पेशलाइज्ड लोकोमोटरी ऑर्गेनल नजर नहीं आ रहा होता। इनकी जो ट्रांसमिशन, दे हैव पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जाहिर है जब ये फ्री लिविंग नहीं है तो इनको लोकोमोशन की जरूरत नहीं होगी। इनकी ट्रांसमिशन जो है वो होस्ट टू होस्ट होती है वाया स्पोर्स। इसकी हम बड़ी डिटेल्ड आगे डिस्कशन करेंगे बिकॉज द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम विच विल कॉज द मलेरिया, जो ह्यूमन के अंदर मलेरिया कॉजिंग एजेंट है, वो एपिकॉम्प्लेक्सिन कैटेगरी ऑफ प्रोटोजोन से बिलोंग करता है। हम आगे चलकर इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन और इनका जो है वो टू होस्ट लाइफ साइकिल हम आगे डिस्कस करेंगे। द लास्ट ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स आर द सीलिएट्स। दे आर यूनिसेलुलर एंड दे हैव सीलिया as a locomotory organelle.
दे आर लिविंग इन मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर, एंड इनके अंदर आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलेगा जो इनके अंदर वाटर फ्लो को रेगुलेट कर रहा होता है। दे इंजेस्ट बैक्टीरिया एंड टाइनी प्रोटिस्ट्स, ऑब्वियसली ये भी इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ हैं और ये भी जो है वो बैक्टीरिया या छोटे जो प्रोटिस्ट हैं उनको खाकर अपनी न्यूट्रिशन हासिल कर रहे होते हैं। दे हैव फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग कॉल्ड पेलिकल विच गिव देम अ डेफिनेट शेप। सम आर सेसाइल, और इसके अलावा इनके अंदर दिस इज अ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इनके अंदर आपको दो किस्म के न्यूक्लियाई मिलते हैं सीलिएट्स के अंदर। एक जो है वो स्मॉल न्यूक्लियस होता है, दैट इज अ 2n न्यूक्लियस, दैट इज अ डिप्लॉयड न्यूक्लियस। दिस इज अ स्मॉल डिप्लॉयड न्यूक्लियस। माइक्रो न्यूक्लियाई भी कहते हैं क्योंकि ये स्मॉल है और इसके अंदर जस्ट लाइक अदर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इसके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आपको मिल रहे होंगे। और जो सेकंड न्यूक्लियस है दैट इज अ पॉलीप्लॉयड मैक्रो न्यूक्लियस एंड दैट इज अ लार्ज इन नंबर। उसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम का नंबर मल्टीप्लाई करता है, 2 से ज्यादा होता है। मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आपको उसके अंदर मिल रहे होंगे, मल्टीपल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे आप ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं, लेकिन याद रखिएगा रिप्रोडक्शन का पर्पस हमेशा डिप्लॉयड न्यूक्लियस सर्व करता है। एग्जाम्पल में स्टेंटर है, पैरामीशियम है, यू नो वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ सीलिएट। पैरामीशियम का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, उसकी बॉडी में चारों तरफ जो है वो सीलिया होते हैं और वर्टिसिला इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है। यहाँ पर हम एपिकॉम्प्लेक्सेंस, ये जिन हम एपिकॉम्प्लेक्सेंस की बात कर रहे थे और इसमें प्लाज्मोडियम था एंड दैट इज अ पैरासाइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरासाइट। हम इसके लाइफ साइकिल को क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। दिस इज द पैरासाइट, प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट जिसके 2 होस्ट होते हैं, द ह्यूमन एंड मॉस्किटो। ठीक है, इसका जो कैरियर है, इसका जो वेक्टर है, मलेरिया को स्प्रेड करने वाला जो वेक्टर है दैट इज अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, वो एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है जिसके जरिए ये स्प्रेड कर सकता है और इस वेक्टर के थ्रू जो है ये मलेरिया स्प्रेड करवाता है। अब होगा ये, इसका जो पाथवे है वो ये होगा कि अगर एक फीमेल एनोफिलीज जो ऑलरेडी प्लाज्मोडियम को कैरी कर रही है, अगर वो किसी हेल्दी ह्यूमन को बाइट करे तो उस फीमेल एनोफिलीज के सलाइवा के थ्रू, और जब वो बाइट करेगी तो उसके सलाइवा के थ्रू प्लाज्मोडियम के स्पोर्स, जिनको हम स्पोरोजोइट कह रहे होते हैं, वो ह्यूमन ब्लड में एंटर हो जाते हैं। ह्यूमन ब्लड के थ्रू वो सबसे पहले जाते हैं लिवर में और वहां पर ये स्पोरोजोइट कन्वर्ट हो जाते हैं मीरोजोइट्स में। ह्यूमन के लिवर से जब ये मीरोजोइट रिलीज होंगे, दे विल एंटर इनटू द रेड ब्लड सेल ऑफ ह्यूमन। रेड ब्लड सेल ऑफ ह्यूमन के अंदर ये मीरोजोइट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे और इनका नंबर इंक्रीज करता जाएगा। सो दिस इज द एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। याद रखिएगा, जब ये मीरोजोइट रेड ब्लड सेल के अंदर रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे और नंबर के अंदर इंक्रीज हो रहे होंगे, दे विल लीड टू द बर्स्टिंग ऑफ आरबीसीज। ठीक है, जब इनका नंबर 1 मीरोजोइट है रेड ब्लड सेल के अंदर, यहाँ पे डिवाइड किया, मल्टीपल मीरोजोइट्स हुए, इट विल रिजल्ट इन द बर्स्टिंग ऑफ आरबीसीज। अब उस आरबीसीज के ब्रस्ट करने से जो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्वियसली वन ऑफ देम इज द एनीमिया, आरबीसीज की कमी हो जाएगी। ठीक है, आरबीसीज जो ब्रस्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा जो अदर सिम्टम्स आएंगी, दोज आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। सो मलेरिया की सिम्टम्स जो है वो आरबीसी बर्स्ट करने की स्टेज पर अपीयर हो रही होती हैं। अब ये मीरोजोइट इस इन्फेक्टेड ह्यूमन के अंदर जिसको मलेरिया हुआ है उसके ब्लड में फैल चुके हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि कोई और एनोफिलीज मॉस्किटो इस पेशेंट को बाइट करे। ठीक है, जब वो इस पेशेंट को बाइट करेगी तो उसके मीरोजोइट्स जो गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं वो उस मॉस्किटो में ट्रांसफर हो जाएंगे उसके स्लाइवा के थ्रू, और उसके जो है जब वो बाइट करेगी तो उस ब्लड के थ्रू वो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाकर ये मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं दे विल कंबाइन टू फॉर्म जाइगोट एंड ओकाइनेट्स, जो आगे चलकर जर्मिनेट करते हुए
सिस्ट और स्पोरोजोइट बना रहे होते हैं। अब अगर ये वाली मॉस्किटो दोबारा किसी हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगी तो वो जो है वो स्पोरोजोइट्स को नेक्स्ट ह्यूमन में ट्रांसफर कर देगी। तो इस तरह से जो है वो एक मलेरियल पेशेंट से मॉस्किटो से देन द नेक्स्ट ह्यूमन एंड देन नेक्स्ट मॉस्किटो एंड नेक्स्ट ह्यूमन, तो इस तरह से ये मलेरिया स्प्रेड कर रहा होता है। तो इस चेन को ब्रेक करने का जो सबसे आसान तरीका है, इस तरह की डिजीजेस, इस तरह की तमाम डिजीजेस जिनको कोई ना कोई वेक्टर स्प्रेड कर रहा होता है, उन डिजीजेस के कंट्रोल का बेसिक मैकेनिज्म ये होता है कि हम वेक्टर्स को कंट्रोल करें और वो जो चेन बन रही है उसको दरमियान से ब्रेक कर दें। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल मतलब आप लोगों ने अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले देखा होगा कि डेंगू के केस में जो डेंगू का स्प्रेड है वो भी एक मॉस्किटो के जरिए हो रहा है। तो अगर हम मॉस्किटो को कंट्रोल कर लेंगे तो डेंगू स्प्रेड नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम मलेरिया के स्प्रेड को रोकना चाहते हैं तो हमें फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को कंट्रोल करना होगा। सो दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटोजोन्स। जी, तो हमने अभी प्रोटोजोन्स को डिस्कस किया, उनके डिफरेंट ग्रुप्स को डिस्कस किया, प्लाज्मोडियम का लाइफस्टाइल डिस्कस किया। प्रैक्टिस के लिए इसके कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोटिस्ट्स। अभी हम बहुत अच्छी तरह से इसको डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप ऑप्शंस को देखें तो फ्लेजेला आपने जू फ्लैजिलेट में डिस्कस किया, तो जू फ्लैजिलेट्स हैव फ्लेजेला। सीलिया आपने सीलिएट्स में डिस्कस किया, सीलिएट्स हैव सीलिया। एम्ब्रियो एंड मल्टी सेलुलैरिटी, ये मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूं कि जितने भी प्रोटिस्ट्स हैं उनके अंदर एम्ब्रियो नहीं बनेगा, दे विल नॉट डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो। ठीक है, मल्टी सेलुलैरिटी इनके अंदर मौजूद होती है। ठीक है, वो बेशक प्रोटोजोन्स के अंदर नहीं होती, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब हम एल्गी की बात कर रहे होंगे तो एल्गी के अंदर मल्टी सेलुलैरिटी मौजूद होगी, और ये मैं आपको स्टार्ट में डिस्कस कर चुका हूं। इसी तरह द प्रोटोजोन्स हैविंग टू काइंड ऑफ न्यूक्लियाई, अभी हमने इसकी तरफ भी डिस्कस किया था। दो तरह के न्यूक्लियस थे, डिप्लॉयड और पोलीप्लॉयड न्यूक्लियस। एक माइक्रो न्यूक्लियस था और एक मेगा या मैक्रो न्यूक्लियस था। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द सीलिएट्स। इसके अलावा बाकी सबके पास डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, कॉमन न्यूक्लियस। ठीक है, सीलिएट्स में आपको डुअल या दो न्यूक्लियस नजर आ रहे होते हैं। one or small diploid micronuclei of ciliates function in। सिलिएट्स में दो तरह के न्यूक्लियस हैं, मेगा और माइक्रो। माइक्रो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होगा? सो द आंसर इज सिलिएट्स में माइक्रो न्यूक्लियस का फंक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस ही लेके आगे चल रहा होता है।